ईरान, अमेरिका और इजराइल। ये तीन ऐसे देश हैं जिनकी दुश्मनी दशकों पुरानी है। लेकिन आखिर इस इतने उलझे हुए रिश्ते की जड़ें कहाँ हैं? चलिए इस 80 साल पुराने संघर्ष की कहानी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। अब देखिए, दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल हेडलाइंस की बात होती है तो एक ही नाम बार बार सुनाई देता है, ईरान। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? अमेरिका हो या इजराइल, इन सब की नज़र हमेशा ईरान पर ही क्यों टिकी रहती है? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली के जवाब ढूंढते हैं। हमारे सामने इस पूरे संघर्ष की एक टाइमलाइन है। ये कहानी 1941 में शुरू होती है, जब एक शाह को गद्दी पर बिठाया गया और आज एक शैडो वॉर तक पहुंच चुकी है। हर घटना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौर में ले जाता है, जहां ईरान में पश्चिमी असर की पहली ईंट रखी गई थी। तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ईरान के शाह ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और हिटलर का साथ देने का फैसला कर लिया। जाहिर है, ये ब्रिटेन के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो जवाब में ब्रिटिश सेना ने ईरान पर चढ़ाई कर दी, शाह को गद्दी से हटाया और उनके 22 साल के बेटे रजा शाह पहलवी को एक वफादार शासक के तौर पर बिठा दिया। अब ये जो नए शाह थे, रजा शाह पहलवी, वो पश्चिम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए थे। उन्होंने ईरान को मॉडर्न बनाने के नाम पर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए, जैसे हिजाब पर पाबंदी लगा दी, मदरसे बंद करवा दिए और पार्टियों और शराब को बढ़ावा दिया। हालात तो ऐसे हो गए थे कि ईरान जैसा एक इस्लामिक देश दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा था। शाह की इन सब नीतियों ने ईरान के धार्मिक समाज के अंदर असंतोष की आग को भड़का दिया था। लेकिन फिर शाह ने एक ऐसी गलती की जिसने इस छोटी सी चिंगारी को एक क्रांति की ज्वाला में बदल दिया। उस वक्त ईरान एक दोराहे पर खड़ा था। एक रास्ता शाह का था, जो ईरान को वेस्टर्न चश्मे से देख रहे थे, और दूसरा रास्ता था अयातुल्ला खोमेनी का, जो देश से निकाले जा चुके थे, लेकिन वो ईरान को उसकी इस्लामी जड़ों से वापस जोड़ना चाहते थे। अपनी सत्ता के पीक पर शाह ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। फारसी साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने पर उन्होंने दुनिया की सबसे शानदार और महंगी पार्टी दी। सोचिए, रेगिस्तान में एक नया शहर बसाया गया, मेहमानों के लिए 600 लिमुजीन गाड़ियां मंगवाई गईं और खाना सोने की थालियों में परोसा गया। इस शाही दावत ने आम ईरानियों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे, हमारा बादशाह सोने की थाली में खा रहा है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। और इसी दौरान खुमैनी के भाषण कैसेट टेप के जरिए ईरान के घर घर तक पहुंच रहे थे और लोगों का झुकाव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। लोगों का बढ़ता गुस्सा शाह की सल्तनत की नींव को हिला रहा था और अब स्टेज तैयार था उनके सबसे बड़े दुश्मन की एक जबरदस्त वापसी के लिए। जब शाह के वेस्टर्न दोस्तों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और इसके ठीक बाद 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अयातुल्ला खुमैनी की वतन वापसी हुई। उनके स्वागत में करीब 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खुमैनी के ईरान पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। पहली बार ईरान की सड़कों पर अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। अब क्रांति का जो पश्चिम विरोधी चेहरा था, वो पूरी तरह से सामने आ चुका था। और फिर मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। खुमैनी के समर्थकों ने तेहरान में जो अमेरिकी एम्बेसी थी, उस पर धावा बोल दिया और 50 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। खुमैनी की सिर्फ एक मांग थी कि अमेरिका शाह को ईरान के हवाले करे। बस इसी एक घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी पर, आप कह सकते हैं, एक ऑफिशियल मुहर लगा दी। देखिए, पहले क्रांति और फिर इराक के साथ 8 साल लंबे चले युद्ध ने ईरान के लीडर्स को एक बात तो सिखा दी थी कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें सबसे ताकतवर हथियार की जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अब एटम बम बनाने की जो चाबी है, वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान ने ये टेक्नोलॉजी गुप्त रूप से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान से हासिल की थी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है, जो बहुत ही तेज स्पीड से घूमती है। देखिए, अगर यूरेनियम को थोड़ा एनरिच किया जाए, मान लीजिए 5% तक, तो इससे बिजली बनती है। लेकिन अगर इसे 90% तक एनरिच कर दिया जाए तो ये सीधे सीधे एटम बॉम्ब का फ्यूल बन जाता है। और ईरान का यही दूसरा रास्ता अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता की वजह था।
तो जब ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश हुआ तो अमेरिका में खलबली मच गई। साल 2002 में तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सिस ऑफ ईविल यानी दुष्टता की धुरी का हिस्सा बता दिया और दुनिया के सामने एक बड़े खतरे के तौर पर पेश किया। अमेरिका ईरान पे मिलिट्री एक्शन का मन बना ही रहा था कि तभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि इस्लाम में एटम बॉम्ब बनाना और उसका इस्तेमाल करना दोनों ही हराम है, यानी पूरी तरह से मना है। अब खामेनेई के फतवे के बाद जंग का खतरा तो टल गया, लेकिन एक नए तरह का संघर्ष शुरू हुआ। ये था प्रतिबंधों, बातचीत और टूटते वादों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। अमेरिका ने ईरान पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसका असर वाकई विनाशकारी था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्रतिबंधों से पहले ईरान की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन बाद में ये बिल्कुल जमीन पर आ गई। इस आर्थिक दबाव ने ईरान को बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई। उस वक्त लगा कि शायद दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील से हाथ खींच लिए और ईरान पर पहले से भी कई ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और इसी के साथ हम आज के दौर में आ जाते हैं। ये एक ऐसा दौर है जहां कोई सीधी जंग तो नहीं है, लेकिन एक छद्म युद्ध यानी कि एक शैडो वॉर लगातार जारी है। इसमें टारगेटेड किलिंग्स, प्रॉक्सी वॉर्स और लगातार बढ़ता हुआ तनाव शामिल है। इस तनाव भरे माहौल में खास तौर पर इजराइल की तरफ से ये वार्निंग बार बार आती है कि ईरान एटम बम बनाने से बस कुछ ही महीने दूर है, और इसी दलील के आधार पर ईरान के खिलाफ और भी सख्त एक्शन लेने की मांग की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये चेतावनी कोई नई नहीं है। ईरान बस कुछ हफ्तों या महीनों में बम बना लेगा, ये बात पिछले 25 सालों से लगातार दोहराई जा रही है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये असल में प्रेशर बनाने की एक स्ट्रैटेजी है, ताकि ईरान पर इंटरनेशनल प्रतिबंध बने रहें। तो ये थी 80 साल पुराने एक संघर्ष की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्त दुश्मन बन गए, एक क्रांति ने पूरे देश का नक्शा बदल दिया और एटम बम का साया हमेशा मंडराता रहा। सवाल आज भी वही है, इतने उलझे हुए और लंबे संघर्ष का भविष्य आखिर क्या होगा?